आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। एक तरफ तो हमारी नीतियां और डिजिटल व्यवस्थाएं आसमान छू रही हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कितनी कड़वी हो सकती है, ये आज हम देखेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने सिस्टम और एक आम इंसान के बीच की उस गहरी खाई को उजागर कर दिया है, जिसे अब नज़रअंदाज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये ओडिशा के जीतू मुंडा की असल जिंदगी की एक बेहद दर्दनाक हकीकत है। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से लड़ता नहीं है बल्कि चुपचाप अपनी किस्मत मान लेता है। जरा इस बात की गहराई को समझना जरूरी है। एक भाई को अपने ही हक के पैसे वापस पाने के लिए अपनी मृत बहन की कब्र खोदनी पड़ी और उसका कंकाल कंधों पर लाद कर बैंक पहुंचना पड़ा, सिर्फ मौत का सबूत देने के लिए। ये घटना साफ दिखाती है कि जब सिस्टम फेल होता है तो एक नागरिक किस हद तक लाचार हो सकता है। भाग 1, मौत का खौफनाक सबूत और जीतू मुंडा का नौकरशाही से संघर्ष। आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि जनवरी में जीतू की बहन कालरा मुंडा का निधन हो गया था। उसके कुछ समय बाद जीतू ने अपने कुछ मवेशी बेचे और अपनी गाड़ी कमाई ओडिशा ग्राम्य बैंक में जमा कर दी। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसे उसी पैसे की जरूरत पड़ी। वो बैंक गया, लेकिन बैंक ने सीधे सीधे एक औपचारिक डेथ सर्टिफिकेट और ऐसे दस्तावेज मांग लिए जो उसके पास थे ही नहीं। वो लगातार बैंक के चक्कर काटता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब इस सीधे साधे इंसान को कागजी कार्रवाई का वो जाल समझ नहीं आया तो हार कर उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने अपनी बहन का कंकाल ही सबूत के तौर पर बैंक के सामने लाकर रख दिया। और ये सब किस लिए हुआ? महज 19,000 रुपए के लिए। हाँ, सिर्फ 19,000। बैंकिंग सिस्टम या बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ये रकम शायद ऊंट के मुंह में जीरा हो, लेकिन समाज के हाशिए पर खड़े जीतू जैसे इंसान के लिए ये उसके पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, उसके गुजारे का सवाल है। और इतनी सी रकम के लिए उसे अपनी मानवीय गरिमा को दांव पर लगाना पड़ा। भाग 2, अनदेखे नियम और नौकरशाही, यानी जब संवेदनहीनता कानून पर भारी पड़े। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बैंक के पास सच में कोई और रास्ता नहीं था? चलिए नियमों की हकीकत देखते हैं। एक तरफ स्थानीय बैंक का वो अड़ियल रवैया था जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी चाहिए था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नियम असल में क्या कहते हैं? नियम बिल्कुल साफ हैं कि 50,000 रुपए तक के क्लेम के लिए अगर नॉमिनी नहीं भी है तो महज 2 स्थानीय गवाहों या गांव के सरपंच के वेरिफिकेशन से भी काम चल सकता है। हम सब जानते हैं कि गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। सरपंच बहुत आसानी से इस मौत की पुष्टि कर सकता था, लेकिन बैंक स्टाफ ने कोई भी समाधान खोजने की जहमत ही नहीं उठाई। जो नियम बनाए ही इसलिए गए थे कि गरीबों की मदद हो सके, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। भाग 3, लाख करोड़ की दूरी। अब हम इस स्थानीय त्रासदी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट का हिस्सा है। असल में अनक्लेम्ड वेल्थ यानी लावारिस संपत्ति की समस्या इतनी बड़ी है कि उच्च स्तर पर इसे पहचाना गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि बैंकों में पड़ा ये पैसा उन मेहनती लोगों का है जो अब दुनिया में नहीं है और उनके परिवारों को इसकी जानकारी तक नहीं है। उनका बयान था, हमने तय किया है कि हम ये पैसा उन परिवारों को वापस करेंगे जिनके हक का ये पैसा है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है, लेकिन सिस्टम में फंसा पैसा है कितना? जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो बैंकों में ही है। करीब 78,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। इसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर और 3,000 करोड़ रुपए बीमा पॉलिसीज में फंसे हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी यही हाल है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ना जाने कितने परिवार अपने ही हक के पैसों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और जब हम इन सबको मिलाते हैं तो टोटल बनता है 1,04,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,04,000 करोड़। ये नंबर अपने आप में अकल्पनीय है और यही विरोधाभास चुभता है। एक तरफ ये लाखों करोड़ का पहाड़ है जिसका कोई वारिस नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ एक जीतू मुंडा है जिसे अपने 19,000 रुपए के लिए कंकाल खोदना पड़ रहा है। भाग 4, डिजिटल पोर्टल बनाम जमीनी हकीकत। सवाल ये है कि क्या वेबसाइट्स इस नौकरशाही की संवेदनहीनता को खत्म कर सकती हैं? आइए इस डिजिटल समाधान का सच देखते हैं। सरकार ने इस पैसे को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। बैंकों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए उद्गम पोर्टल है,
जिस पर 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बीमा के लिए बीमा भरोसा, म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी मित्र, पेंशन के लिए पीएफआरडीए पोर्टल और शेयर्स के लिए आईईपीएफ पोर्टल। ये सभी सुविधाएं लोगों को घर बैठे अपना पैसा ढूंढने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं। ये कदम वाकई सराहनीय है। लेकिन कहानी सिर्फ पोर्टल पर नाम मिल जाने से खत्म नहीं होती। असली पहाड़ तो क्लेम की प्रक्रिया है। अगर नॉमिनी नहीं है तो क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी देना होगा। 15 लाख तक की रकम है तो स्टैम्प पेपर पर इंडेमनिटी बॉन्ड और एनओसी चाहिए। 15 लाख से ज्यादा है तो श्योरिटी दस्तावेज देने होंगे, और अगर कोई विवाद है तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब ईमानदारी से विचार करने वाली बात यह है कि एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति जो रोज मेहनत मजदूरी करता है, वो इन भारी भरकम कानूनी शब्दों और प्रक्रियाओं की इस डिजिटल दीवार को आखिर कैसे पार करेगा? बेशक, आपकी पूंजी आपका अधिकार मिशन अपना काम कर रहा है। इसके तहत 22 लाख से ज्यादा दावों का निपटारा हुआ और 777 करोड़ रुपए वापस भी किए गए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सिस्टम को समझते हैं, उनके लिए ये एक दम कारगर है। लेकिन हाशिए पर खड़े लोगों के लिए वहां ये पूरी तरह फेल नजर आता है, क्योंकि उनके पास ना तो सही जानकारी है और ना ही दस्तावेजों का वो अंबार। भाग 5, संवेदनशीलता की पुकार, शासन में मानवीय पहलू। और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य सार है। अंत में ये एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या वो सिस्टम जो एक भाई को महज कुछ पैसों के लिए अपनी बहन की कब्र खोदने पर मजबूर कर दे, उसे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पोर्टल्स के दम पर सुधारा जा सकता है? डिजिटल तरक्की बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या एक वेबसाइट उस सहानुभूति की जगह ले सकती है जिसकी जरूरत बैंक काउंटर पर खड़े बेबस इंसान को होती है? नियम अपनी जगह है, लेकिन उन्हें लागू करने वालों के अंदर समाधान खोजने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। तकनीक हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस पर चलने के लिए मानवीय संवेदनशीलता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।